all the student of class 11th physics JK Bose exam 2026 welcome learn with expert। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था 28 फेब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आपने बस सपोर्ट करनी है, चैनल को विज़िट करना है और फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैं हर तरीके से आपकी जो है मदद करना चाहता हूँ। आज की वीडियो जो है वो हम बात करेंगे लास्ट ईयर के जो पेपर के सेक्शन बी और सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट, आज एक बात मैं आप स्टूडेंट से करना चाहता हूँ। बच्चे कहते हैं डेरिवेशन, स्टूडेंट को टॉपिक की डेरिवेशन में कमेंट करिए। अब आप बोलते हो कि पूरे चैप्टर का मैं आपको डेरिवेशन प्रोवाइड करूं, इतने कम समय में ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर मटेरियल आपको को चाहिए वो मटेरियल मैं आपको समझा सकता हूं, बट पूरा नोट्स आपको समझाने अभी क्लास में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं वही तैयार करिए। उनमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन स्टूडेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो बच्चे मुझे पूछ रहे हैं सर ये कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए ना आपको ये वाली जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ इस डायग्राम को आपने याद रखना है, ठीक है। ये डायग्राम जब बनेगी आपसे तो आपका क्वेश्चन जो है वो खुद ब खुद निकल जाएगा। ओके, इस तरीके से ये डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये आपके आगे u इनिशियल वेलोसिटी और ये है v फाइनल वेलोसिटी। स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक टाइम t है, यहाँ पे एक एंगल बना है, एंगल थीटा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ, यहाँ पे a b c d e। बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर ग्राफ के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो ग्राफिकल मेथड है, तो ये वाला ग्राफ है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ को अपने बना लेना, इससे बहुत आसानी से स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसमें ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ के, तो बराबर होता है सी डी अपान ए डी के। सी डी स्टूडेंट बराबर होगा v माइनस यू के। पूरे में से इतना हिस्से को आपने निकालना, क्योंकि ये पूरा v है और ये हिस्सा माइनस कर दो, v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। अब टेन थीटा एक्सेलरेशन के स्टूडेंट बराबर हो जाएगा, तो a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो ये आपकी स्टूडेंट पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूफ हो चुकी है। तो ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, आप इसी इक्वेशन का यूज़ करके, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस एरिया को स्टूडेंट आपने निकालना है। या तो ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, या आप क्या करो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया का एरिया निकालो और उसमें किसको ऐड कर दो, रेक्टेंगल के एरिया में ऐड कर दो, तो आपको ये भी निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान है इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने, तो ये एग्जाम में आया हुआ है। मैं इसका जो है स्टूडेंट आपको अगर चाहते हो तो PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। आगे बढ़ते ही मैंने क्वेश्चन देखा आपके पेपर में आया हुआ है, वो है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है। मैंने ग्रुप के अंदर भी यह टॉपिक शेयर किया है, बट मैं साथ साथ समझा भी देता हूं बच्चों को कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। अच्छा, बहुत सिंपल आपने याद रखना है। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं, जो वर्क ये करेंगे स्टूडेंट, वो वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बस ये आपने याद रखना। इसको बोलोगे इंडिपेंडेंट है पाथ का, इंडिपेंडेंट है किसका, पाथ का। वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपने याद रखना। और एक सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो वर्क ये करेगा वो जीरो होता है। मेन पॉइंट में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस स्टूडेंट जो हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ डिपेंडेंस होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो इसमें आप फ्रिक्शनल फोर्स याद रख सकते हो। फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें अगर आपको एग्जाम्पल पेपर में पूछता है तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के आप स्टूडेंट एग्जांपल दे सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक क्वेश्चन है सेक्शन बी में कोलिजन क्या है, और फिर कहता है कि डिफाइन करिए टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो स्टूडेंट कोलिजन क्या होता है, जब भी कोई भी दो बॉडीज फिजिकली टकराएं, या हम कह सकते हैं एक की फोर्स की वजह से, एक की इफेक्ट की वजह से दूसरे को इफेक्ट हो जाए, तो इसको भी हम कोलिजन कहते हैं। तो सिंपल आपने याद रखना है। कोलिजन में मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा कोलिजन क्या होता है। मान लो आपके पास एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ए और बी आपस में टकराए तो ये भी कोलिजन है। या ए के इफेक्ट से बी भाग गया, या बी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, रिपेल हो गया या अट्रैक्ट हो गया, जैसे मैग्नेट के केस में स्टूडेंट होता है। अब जरूरी नहीं कि मैग्नेट एक दूसरे को टच करते हैं जाके फिजिकली, नो, नेसेसरी नहीं है फिजिकल टच करना, फिजिकली जाके कोलिजन में इफेक्ट होना, फोर्स लग जाती है स्टूडेंट दूसरे के ऊपर, तो ये भी कोलिजन है। तो मैग्नेटिक जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वही कोलिजन होती है। कोलिजन दो टाइप्स की है स्टूडेंट, अगर नहीं पता है तो सुन लो। कोलिजन होती है इलास्टिक और इन
इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन उसमें स्टूडेंट आपने याद रखना है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपने वो याद रखनी है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है स्टूडेंट, बस ये है इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन। इलास्टिक कोलिजन जो है उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा स्टूडेंट, सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ कई बार बच्चे पूछ लेते हैं टोटल एनर्जी के बारे में, तो टोटल एनर्जी चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक वो हमेशा कंजर्व ही रहेगी, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व ही रहती है। तो ये इन इलास्टिक कोलिजन का मैंने आपको जो है आंसर भी प्रोवाइड कर दिया शॉर्ट टर्म्स के अंदर, आप इसको भी याद रख सकते हो। आगे चलें तो एक क्वेश्चन मैं देख रहा था, वो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा हुआ है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। तो इसकी स्टेटमेंट आपने याद रखनी, जब इसकी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि ये कहता है जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बटेगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो एनर्जी है वो कितनी प्रोवाइड होगी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी कहता है 1/2 kT के बराबर मिलेगी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इतनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। मे भी मान लो मोनोटॉमिक गैस है तो उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने 3, तो उसके पास कितनी एनर्जी स्टूडेंट जाएगी 3/2 kT के बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यह है सिंपल स्टेटमेंट पूछी हुई है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, कहता है कि बताइए स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन बहुत आसान है स्टूडेंट, अगर आप पढ़ोगे 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत आसान है, 2 लाइनों के अंदर इनके आंसर आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी है, टेंस नहीं होना है। मुझे पता है बच्चे बहुत इस वक्त डर रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ बस मुझे फॉलो करो। अभी भी स्टूडेंट आपके पास 5 डेज़ और 5 डेज़ के अंदर पूरी फिजिक्स प्रिपेयर की जा सकती है। न्यूमेरिकल्स को छोड़ दो, अभी थ्योरी पे फोकस करो। 60 नंबर की थ्योरी आपको आएगी स्टूडेंट, 60 के 60 नंबर आप लेकर आ सकते हो अगर जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको फॉलो करोगे तो। अपनी मर्जी करनी है तो स्टूडेंट मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट ये कहता है कि ऑर्बिटल, अच्छा ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहा है स्टूडेंट। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एस्केप ना होने के बजाय ग्रेविटेशनल पुल को, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है उसको ना छोड़े और अर्थ के अराउंड ही घूमना शुरू कर दे, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। फिर से सुन लो, मान लो ये डस्टर है, मैंने इसको थ्रो किया हवा के अंदर, मैंने इसको एक पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करी, जिस वेलोसिटी से ये गया तो सही, लेकिन ये ना तो अर्थ के अंदर वापस आएगा ना अर्थ को छोड़ के जा रहा है, अर्थ के अराउंड घूमना शुरू कर जाएगा, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को स्टूडेंट कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। जैसे मून जो है अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो मून भी एक सैटेलाइट है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू मैंने आपको कही थी 7.9 किलोमीटर पर आवर, आपने याद रखनी है। दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसी के साथ एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि मैंने कई बार आपको जब गेस दिया तो मैं एस्केप वेलोसिटी की भी बात करता हूँ स्टूडेंट। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि जिससे ऑब्जेक्ट क्या करता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को छोड़ के बाहर चला जाता है, वापस अर्थ पे नहीं आएगा ना तो अर्थ के अराउंड घूमता है, तो उस वेलोसिटी को आपने ये स्टूडेंट याद रखना है 11.2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ओके, ये अपने याद रखना है। अब एक क्वेश्चन में देख रहा था स्टूडेंट, वो पूछा हुआ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है इनको हम प्रेशर वेव क्यों कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो हैं इनको हम प्रेशर वेव्स क्यों कहते हैं, क्या किसी बच्चे को मालूम है कोई क्यों कहते हैं प्रेशर वेव्स इनको। 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, प्रेशर वेव्स। मैंने इसका गेस भी आपको बताया, मैंने कहा था ये क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को स्टूडेंट प्रेशर वेव इसलिए कहते हैं कि जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में जो डेफिनेशन है उसमें होता क्या है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन डेवलप्ड होते हैं। जहाँ पे कंप्रेशन होता है वहाँ हाई डेंसिटी हो जाती है और जहाँ पे रेयरफेक्शन होता है वहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है, दैट्स वाई तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम प्रेशर वेव्स भी कहते हैं। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की तो जी की बात कर रहा है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट सबको आता है कि जो फोर्स होगी 2 मासी ऑब्जेक्ट के बीच में वो किसके बराबर होती है, तो वो इसके बराबर है, ठीक है। इसमें एक रिलेशन भी आपने याद रखना है, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में जो ये वाला रिलेशन है, ओके, रिमेंबर इट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जी की वेरिएशन का जो टॉपिक है वो भी आया हुआ है, वो भी आपने तैयार करना है। वेरिएशन ऑफ जी, दैट्स इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ये क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अंदर स्टूडेंट केपलर लॉज भी आप तैयार करोगे, ओके, केपलर लॉज। एंड मैं आज की वीडियो में से 2 टॉपिक स्टूडेंट और डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन तो मिले, नॉलेज तो मिले, बट टाइम आपका वेस्ट ना हो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, आज की वीडियो में सिर्फ मैं 2 टॉपिक और डिस्कस करने वाला हूं। वो है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपने जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जाम में आ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है स्टूडेंट? इनर्शिया तो सबको मालूम ही होगा। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट करना एनी टाइप ऑफ चेंज है ना। बॉडी मतलब मोशन में है तो रेस्ट में नहीं जाएगी, और रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आएगी। वो होता है स्टूडेंट लीनियर मोशन में, मतलब फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना, मतलब फोर्स के अगेंस्ट रहना। इसी तरीके से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो रोटेशनल मोशन में रेजिस्ट आती है, ओके, ये आपने याद रखना है। रोटेशनल मोशन कभी कभी सिग्निफिकेंस पूछ लेता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस यही है कि मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही है, बट रोटेशनल मोशन को रोकने के लिए है, अपोज करने के लिए रहेगा। रेडियस ऑफ गायरेशन स्टूडेंट क्या है? एक डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक डिस्टेंस है जहां पे पूरी बॉडी का मास जो है वो क्या है, कंसंट्रेट हो जाता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं, अच्छा, उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, उसी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। के से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है? इसमें मैं लिख देता हूं यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, ये डिस्टेंस स्टूडेंट आपने ले लेने यहाँ पे, ठीक है ना। आप तो सो लास्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पे, ठीक है ना, डिवाइड बाई एन। तो ये आपका है मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन का जो जर्नल फार्मूला है वो ये आ जाएगा। और इसका अगर फुल सॉल्यूशन चाहिए स्टूडेंट आपको तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। समझना चाहते हो तो पूरा क्वेश्चन भी समझा दूंगा। आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। कमेंट करके बताना आपको और क्या चीज़ें चाहिए, आप क्या पढ़ना चाहते हो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वो मैं समझाऊंगा आपको। बहुत बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग, और सपोर्ट करिए। डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड करूंगा आपको, और साथ में स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपने वो भी ज्वाइन कर लेने हैं। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते रहते हैं, तो आप ज्वाइन हो जाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल।